नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और आज भारत के लिए बजट का दिन है। बजट सत्र आज शुरू हुआ है और उसके साथ साथ भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भारत का करीब 32 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट से करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। हालांकि जो बजट एस्टीमेट होते हैं और बजट का जो एक्चुअल होता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन ये अब मोटा तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो बजट है वो 32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात जिस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इस बजट में घाटा कितना है, तो 6.8% जीडीपी का 6.8% घाटे को रखने की कोशिश की गई है। बजट घाटे का मतलब होता है कि सरकार को कितनी आमदनियां हो रही हैं और सरकार वास्तव में खर्चा कितना करती है, और जो बीच का गैप है उसको सरकार जो देसी कर्जे या विदेशी कर्जों से पूरा करने की कोशिश करती है। इस बजट में एक और बड़ी बात जिसके लिए निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि ये बजट नेवर बिफोर होने वाला है, ये न भूतों वाला बजट होने वाला है। इससे पहले इस तरीके के बजट भारत में नहीं हुए। उसके पीछे की वजह अब पूरी तरह से सामने आ गई है कि इस बजट में स्वास्थ्य के ऊपर जो वृद्धि की गई है, जो बढ़ोतरी की गई है, इतनी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं हुई थी। इस बार स्वास्थ्य के लिए करीब 2,25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए तो अकेले कोविड वैक्सीन के लिए रखे गए, वैक्सीनेशन के लिए रखे गए। निश्चित तौर पर ये कोविड की जो महामारी थी उससे आज दुनिया जो जूझ रही है, उसी कड़ी में भारत का एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि जिस देश में पहले स्वास्थ्य पर बहुत कम रकम खर्च की जाती थी, आज उस देश में स्वास्थ्य के ऊपर एक मोटी रकम सरकार खर्च कर रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरे अन्य साधन है उसके माध्यम से भी लोगों को मदद दे देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जैसा कि फ्री राशन या वन इंडिया राशन की स्कीम के तहत भी 80% से ज़्यादा देश के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास या उससे लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल जिन्हें गरीबी की रेखा कहते हैं, उन सभी को फ्री राशन बांधा गया और वन राशन पॉलिसी के तहत बांटा गया। इस पर सरकार ने मोटा खर्च किया, इसका जिक्र भी निर्मला सीतारमण ने किया। और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी राहत दी 75 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए कि अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। इस बजट की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें रक्षा बजट को भी बढ़ाया गया है, उसके साथ साथ रेलवे का बजट भी बढ़ाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने दिल खोलकर इस बजट में घोषणाएं की हैं और बड़ा बजट बनाया गया है, चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सरफेस ट्रांसपोर्ट हो या हवाई जहाज यानी कि हवाई अड्डों के विकास की बात हो। इन सब को लेकर सरकार ने इस बार बजट में काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं और उसकी वजह भी है कि अगर कोई देश विकास करना चाहता है, किसी देश में विकास होता है, तो उसके लिए जो आधारभूत संरचनाएं होती है, आधारभूत सुविधाएं जो होती है, उसका बड़ा असर उस देश के विकास पर पड़ता है। और इसी कड़ी में किसानों के लिए भी ट्रेनों में जो रेफ्रिजरेटेड डब्बे लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की जो उपज है, जो खासकर जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, जो खराब होने वाली सब्जियां वगैरह होती हैं, उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती दर पर। तो ये किसानों को लेकर सरकार की स्कीम है और इसी के तहत किसानों को लेकर अन्य भी कई सारे इसमें घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री ने सड़क परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए तो केवल असम और केरल जैसे और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों को दे दिए हैं। और इसके साथ साथ जो अगर पश्चिम बंगाल के लिए बात की जाए तो 25,000 करोड़ रुपए वहाँ पर सड़क परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। निश्चित तौर पर बड़ी रकम है। केरल में 65,000 करोड़ रुपए और असम के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार जो ऊर्जा क्षेत्र में 1,38,000 मेगावाट बिजली ज़्यादा बनाने का क्षमता देश ने हासिल की और उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के लिए जो आवंटन किया गया है वो 1,10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और इसकी वजह भी है कि पिछले एक साल में जब से कोविड की बीमारी रही तो रेलवे ही देश में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा और सबसे सुरक्षित के साथ सबसे भरोसेमंद साधन भी रहा और रेलवे ने ही लोगों को इधर से उधर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि कोविड की महामारी के दौरान जिस तरीके से जो बसें थी या दूसरे साधन थे उनका चलन नहीं था और रेलवे ने अपनी विशेष ट्रेनें चलाकर इसका और बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसी को लेकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो बनाने की बात चल रही थी, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार कटिबद्ध बनी हुई है और 2 कॉरिडोर जो ईस्ट और वेस्ट है उनके जल्द ही पूरे हो जाने की घोषणा भी होने वाली है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने जो दूसरी नई योजनाएं हैं उनको लेकर भी घोषणा की है और जो पूंजीगत क्षेत्र है जिससे कि आधारभूत संरचना का विकास होता है, साथ ही साथ इंडस्ट्री को फायदा होता है और अल्टीमेटली ये रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। सरकार का लक्ष्य ये है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा किए जाए और उसके लिए चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास की बात हो या दूसरे जो अन्य तरीके हैं उनके माध्यम से ये सब जो करने की बात है उसमें सरकार का विशेष जोर दिया गया है। और साथ ही साथ सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अब डीजल और पेट्रोल के ऊपर एग्रीकल्चर सेस लगाया जाएगा। 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर लगेगा और 4 रुपये प्रति लीटर ये डीजल पर लगेगा, जिसका फ़ायदा कृषि योजनाओं को, किसानों के फायदे की जो योजनाएं होगी उनके लिए किया जाएगा। वायु प्रदूषण के लिए 2000 करोड़ रुपए की आवंटन किया गया है। किसानों को लेकर सरकार ने तमाम जो तथ्य हैं वो भी रखे हैं कि गेहूं की खरीद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और जो खरीद पहले 33,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी उसको बढ़ाकर सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। उसी तरीके से धान की खरीद में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है 2013-14 से लेकर 2020-21 और 21-22 में। और इस तरीके से सरकार उत्तरोत्तर किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक उसको पूरा करने में लगी हुई है और इसके लिए तमाम प्रावधान इस पूरे बजट में किए गए हैं। इसके साथ साथ इस बजट में और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो या नई यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हो नए नए क्षेत्रों में। जैसे वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 105 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे जिनका फ़ायदा देश के लोगों को लगेगा। उसी तरीके से जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी उनको भी फ़ायदा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो इंजीनियर्स होंगे उनको लोकल बॉडीज़ में, जो अर्बन बॉडीज़ हैं उनमें इंटर्नशिप का एक प्रावधान 1 साल के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है। और इस तरीके से हर क्षेत्र के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है और ये कोशिश की गई है कि इस बजट में जो ब्याज का एक खर्चा होता है जिस पर आम लोग ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बजट केवल इनकम टैक्स की गणना के मायने से या गणना के मतलब से ही मायने रखता है और इसलिए इस बार चूंकि इनकम टैक्स के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है इसलिए बहुत से लोग ये मान के चल रहे हैं कि बजट से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तव में उनका लेना देना होता है। सरकार जो 1 रुपया प्राप्त करती है या 1 रुपया खर्च करती है उसको देश के नागरिकों को समझना जरूरी है कि उस 1 रुपये में कितना हिस्सा कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। जिस तरीके से बजट में पहले बहुत बड़ा हिस्सा एक ब्याज के रूप में चलाया जाया करता था जो 2013-14 तक, जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिन्हें देश का अर्थशास्त्री कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे और उस समय तक बजट का करीब 33% तक ब्याज में चला जाया करता था। लेकिन अब पिछले जो 6-7 सालों में सरकार की कोशिश ये रही है कि इसको घटाते जाना है और इसको घटाते घटाते अब सरकार काफ़ी हद तक 30% से बहुत नीचे, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको सरकार 20% के आसपास लेते आती हुई दिख रही है। और साथ में जो फिस्कल डिफिसिट का एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025-26 तक भारत का फिस्कल डिफिसिट 5% तक लेकर आना है, जो अभी 6.8% है। पिछले साल यह 9% से ज़्यादा था, यानी कि सरकार इस दिशा में बेहतरीन काम करती हुई दिख रही है और हो सकता है कि ये 2025-26 का जो लक्ष्य है उसको पहले ही सरकार प्राप्त कर सकती है। और बात की जाए कि भारत का जो बजट है, भारत की जो कुल जीडीपी है उसके लगभग 15% के आसपास है और कुछ लोग होते हैं जो जीडीपी को ही देश की इनकम मान लेते हैं, लेकिन जीडीपी पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जीडीपी एक आभासी गणना होती है जिसमें देश के लोग कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, कहाँ से बोरोइंग करते हैं या कहीं और से पैसा आता है, उस सब को मिलाकर जीडीपी की काउंटिंग होती है। और ये काउंटिंग कई बार आभासी इसलिए भी होती है क्योंकि बहुत से लोग जो अपनी इनकम को बताते हैं कि अगर मैं काम कर रहा होता तो इतना कमाता या मैं इतना कमाता हूँ, वास्तव में वो उतना कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं इसका बाद में पूरी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। और इसीलिए जो लोग जीडीपी को ही इनकम मान लेते हैं वो बहुत से गलत तरीके की चीज़ें करने लगते हैं, गलत तरीके के अनुमान लगाने लगते हैं और कई बार वो दावे देश के लिए समस्या बन जाते हैं। जैसा कि अभी एमएसपी को लेकर तमाम लोग बात कर रहे थे कि एमएसपी अगर नहीं बढ़ी, एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, जिसके बाद में सरकार ने आंकड़े दिए कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, एमएसपी को सरकार ने बढ़ाया है। उसके बावजूद बहुत से लोग तर्क ये दे रहे हैं कि एमएसपी को बढ़ाकर जो महंगाई दर है उसके हिसाब से और ज़्यादा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से एकदम से एमएसपी बढ़ा दी जाएगी और उसका फायदा कितने लोगों
लोगों को मिलता है, ये इस बजट में जो आंकड़े हैं उससे भी लोगों को समझ लेना चाहिए कि सरकार ने कहा है कि सरकार ने जो पिछले 5-6 सालों में एमएसपी के ऊपर जो गेहूं की खरीद होती थी उसको दुगना कर दिया है। उसके बावजूद इसका जो लाभ लेने वाले किसानों की संख्या है वो 42-43 लाख है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर इनको 5 से गुणा भी करें तो 2 करोड़ लोगों को ही इसका वास्तव में फायदा मिलता है, जबकि दूसरे आंकड़े ये कहते हैं कि 6% किसान ही एमएसपी के ऊपर अपनी उपज को बेचते हैं। यानी देश का 94% जो किसान है उसे एमएसपी से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद एमएसपी को लेकर पिछले 2 महीने से देश में गतिरोध पैदा किया गया। विपक्षी पार्टियों ने दिखाने की कोशिश की कि एमएसपी ही किसानों का सबसे बड़ा दुखती रग है, सबसे बड़ी समस्या है, जबकि हकीकत यह है कि अगर 42 लाख किसान ही एमएसपी का फायदा ले पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर किसान मंडियों में अपना सामान नहीं बेचते हैं। और सरकार की जो कोशिश थी कि ये मंडियों की व्यवस्था के अलावा किसानों को विकल्प दिए जाए, उनके घर के आसपास या दूसरे लोगों को भी किसानों की उपज खरीदने का मौका मिले, जिससे किसान को भी फायदा होगा कि उसे भागना नहीं पड़ेगा और उसकी उपज आसानी से मिल जाएगी। सरकार ने इसमें बदलाव किया था कि इस मामले में एक बड़ा कानून के तहत ये कहा गया था कि 3 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा और इस तरीके से किसान की उपज का पैसा उसे जल्दी मिल जाएगा। जैसा इस बजट में घोषणाएं हैं कि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उससे लेकर जो 2-3 फिशरी हब बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा किसानों की जो सहयोगी उत्पादन होते हैं या सहयोगी दूसरे काम किसान कर सकता है उसको लेकर भी सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा 15 लाख किसानों को सरकार इस बार जो सोलर पंप की व्यवस्था है उसको करने के लिए बात कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि जिन किसानों के खेतों में पानी की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से, सरकार वहाँ चाहती है कि सोलर पंप लगाए जाएं और सरकार इस पर बड़ा अनुदान देती है। इसके माध्यम से भी अगर किसान के पास पानी की प्रचुरता होगी तो फिर जो अभी 2-3 फसलों पर किसान निर्भर रहता है वो हर सीजन में कोई भी फसल उगाने के लिए स्वतंत्र होगा। और खेती का एक नियम है कि जो अगैती फसल करता है वही आगे रहता है। यानी फसल आप अगर भेड़ चाल में करेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा कम मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के बजट का जो कहें तो इस बार बहुत ज़्यादा जोर एक तो खेती के ऊपर है, दूसरा स्वास्थ्य के ऊपर है, तीसरा रक्षा के ऊपर है और चौथा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर सरकार ने जोर दिया है। और वास्तव में एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए और एक अर्थव्यवस्था के लिए उस परिस्थिति में जब पूरी दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, झकझोर दी गई हैं कोविड-19 के द्वारा, और उस स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी कर सके, इस बात के लिए तमाम प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। और इसका जो आउटले है पिछले साल से ज़्यादा है, जबकि जीडीपी 2 साल से लगातार माइनस में होने की तरफ एक प्रवृत्ति देखी गई थी, क्योंकि वैश्विक दबाव था। और वैश्विक दबाव इतना ज़्यादा था कि अमेरिका से लेकर यूरोप की तमाम अर्थव्यवस्थाएं इसको झेल नहीं पाई, उनकी जो विकास दर है वो बहुत ज़्यादा नीचे आई। बनस्पत भारत की विकास दर अपने आप को रोक पाने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही। तो ये बजट की एक सबसे बड़ी आप उपलब्धि कह सकते हैं कि इस बार बजट में तमाम प्रावधान ऐसे किए गए जिससे आगे बजट में वृद्धि हो, देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़े, पटरी पर आए। और साथ ही साथ उन तमाम प्रावधानों को इस बजट ने झुटला दिया है जो दावे किए रहे थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा 6 महीने पहले कि आप राहुल गांधी टाइप के और या चिदम्बरम टाइप के, दिग्विजय सिंह टाइप के या फिर अरविंद केजरीवाल और सपा के अखिलेश यादव टाइप के नेताओं के बयान सुनेंगे तो वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन में मोदी ने डुबो दिया है, देश बिल्कुल पीछे चला गया है, 25 साल पीछे चला गया है, देश का सब कुछ चौपट हो गया है। लेकिन आज एक और बड़ा इंडिकेटर जो सामने आया है कि बजट के दिन जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी ने उछाल मारी है, उससे साफ है कि न केवल इसमें जो घोषणाएं लोगों के लिए की गई, जैसा कि होता आया है पॉपुलिस्ट बजट होते हैं, उसके बावजूद मार्केट अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस पर कर रहा है तो इसका सीधा मतलब समझा जा सकता है कि इंडस्ट्री और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें इस बजट को लेकर जो आशाएं जताई गई थी वो पूरी तरीके से खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका में जो उनका वहाँ का मार्केट है वो डूब रहा है। लगातार 6 दिन से अमेरिकी बाजार डूब रहे थे, लेकिन भारत के बाजार में जो 2.5 से 3% की उछाल देखने को मिल रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये बजट ही है। और जैसा कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेसियों की भाषा में कहें कि अगर इकोनॉमी की स्थिति को समझना है तो सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
उस हिसाब से तो ये बजट एकदम नंबर 1 पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप इसे अच्छे नंबर 10 में से दे सकते हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष की आदत है वो हर बात में कमी निकालेगा, और आप भी तैयार रहिए राहुल गांधी, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह या मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्रियों के इस बजट पर आलोचनात्मक प्रवचन सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।